हे गाइस, स्वागत है आपका संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, इससे पहले हमने लगभग उत्तराखंड सीरीज चलाई हुई थी, जिसके कुछ वीडियोस जो हैं वो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आज हम हिंदी का पहला ही वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो हमारा एमसीक्यू सीरीज़ के माध्यम से है। ये जो वीडियो बनेंगे दोस्तों, हमारा सिर्फ इनका यही मेथड रहना है कि जितने भी चैप्टर हमारे यानी कि ल्यूसेंट से संबंधित हैं, जो हमारी हिंदी की ल्यूसेंट है, उन सभी चैप्टरों के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो आगामी वीडियो, बीपीडीओ व एवं एसएससी व केंद्रीय स्तर की भी सभी परीक्षाओं व राज्य स्तरीय परीक्षाओं के सब जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ रहने वाली है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला चैप्टर के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लगभग सभी लोगों ने चैप्टर पढ़े होते हैं। हम उनसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही वो क्वेश्चन जिन एग्ज़ामों में आए हैं, उन एग्ज़ामों से रिलेटेड भी बातें करेंगे। तो आज का दोस्तों हमारा पहला ही जो क्वेश्चन है वह है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। इससे पहले तमाम उत्तराखंड के तमाम एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। कहीं कहीं पर दोस्तों इसका ध्वनि भी आंसर होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ध्वनि और वर्ण, यानी कि ये दो ऐसे होते हैं कि जिसको भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हमारा वर्ण है। यदि अगर आप लोगों को कभी कभी कहीं पर अगर ध्वनि देखने को मिले, अगर वर्ण वहाँ पर नहीं हो, तो आप वहाँ पर ध्वनि भी आंसर कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला कहते हैं, यानी कि देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये है। तो यदि आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले एक क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हमारा क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है। अच्छा, कंठ्य ध्वनि कहने का मतलब ये है जो कंठ से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। आप लोगों ने क च ट त प यानी कि पांचों वर्ग देखे होंगे। उन पांचों वर्ग के जो उच्चारण के जो स्थान हैं उनको भी आप लोगों ने देखा होगा। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, KTM 2 यानी कि KTM 2 आप लोग ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, KTM 2 से आप लोग कैसे याद करेंगे, K से कंठ हो गया, T से तालु, M से मूर्धा, D से दंत और O से ओष्ठ हो गया। यानी कि क च ट त प यानी कि पांचों वर्ग को आप KTM 2 से भी इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क और ख, यानी कि जो क वर्ग होता है हमारा, वो कौन सा होता है, कंठ ध्वनियाँ, कंठ से निकलने वाली ध्वनियाँ होती हैं। तो हमारा इसका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, हमारा क और ख इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। अच्छा, मूर्धन्य कहने का मतलब है कि यानी कि जो व्यंजन मूर्धा से निकलते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें से जो हमारा गौ और घौ है ये कंठ ध्वनियाँ हैं। अगर प फ की बात करें तो ये ओष्ठ से निकलती हैं। अगर बात करेंगे जौ और झौ, तो ये हमारे तालु से निकलते हैं। अगर लास्ट जो बचा है हमारा ड और ढ, ये कहाँ से निकलते हैं, हमारे मूर्धन्य से निकलते हैं। जो हमारा ट वर्ग है दोस्तों, ये कहाँ से निकलता है, हमारा मूर्धन्य से निकलता है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, निम्न में से अल्पप्राण कौन से हैं। अच्छा, अल्पप्राण और महाप्राण आप लोगों ने देखा होगा। तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा, आप लोग ये ट्रिक याद रखिएगा। पहला हो गया, तीसरा हो गया और पांचवें वर्ण जो भी होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। अगर बात करेंगे दूसरे और चौथे वर्ण की, तो दोस्तों ये हमारे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो दोस्तों, इस पर आप लोगों ने देखा होगा जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, क और गौ, यानी कि पहला और तीसरा वर्ण इसमें आ रहा है, तो ये कौन से हो जाएंगे, अल्पप्राण व्यंजन हो जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। अच्छा, नासिक के व्यंजन की बात करेंगे तो नासिक के व्यंजन कहने का मतलब है कि जिसमें नाक से हवा निकलती है। तो देखिए, इसमें जो यौ है हमारा, जो पंचमाक्षर भी इसे कहा जाता है दोस्तों, और पंचमाक्षर में आप लोगों ने देखा होगा अंगो यौ, जो हमारे माँ जी, ये वाले जो शब्द हैं ये हमारे पंचमाक्षर तो होते हैं। इनमें साथ साथ में जो हवा है दोस्तों, मुंह की अपेक्षा नाक से ज़्यादा निकलती है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पंचमाक्षर, और इनको नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा यौ हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे ए और ऐ जो वर्ण है, ये हमारे इनका जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। तो नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ या फिर कंठ तालव्य। दोस्तों, जो ए और ऐ है ये हमारे कौन से होते हैं, कंठ और तालव्य कहलाते हैं। यानी कि जो ये स्वर है इनका जो उच्चारण स्थान है हमारा ए और ऐ का, इनका कंठ और तालव्य से इनका उच्चारण स्थान होता है। ये क्वेश्चन इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा, अपर पीछे के क्वेश्चन में भी देखने को मिला था, और इससे पहले एक बार और ग्रुप सी के क्वेश्चन में भी इसको देखा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अच्छा, अयोगवाह दो होते हैं दोस्तों। एक कौन कौन सा होता है हमारा? एक तो हमारा अनुस्वार होता है, दूसरा हमारा विसर्ग होता है। अच्छा, अनुस्वार किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो हमारा ये अंक होता है इसे अनुस्वार कहा जाता है, और जो हमारा ये अह होता है इसको हमारा विसर्ग कहा जाता है। अच्छा, जिसके पार्श्व पर क्या होता है, बिंदी होती है, उसे अनुस्वार कहा जाता है। सॉरी, जिसके शीर्ष पर बिंदा होगा दोस्तों, जिसके शीर्ष पर बिंदा होगा उसको अनुस्वार कहा जाएगा, और जिसके पार्श्व में दो बिंदे होंगे उसको हमारा विसर्ग कहा जाएगा। तो इसमें जो हमारे हिंदी वर्णमाला में अगर अयोगवाह की बात करेंगे तो वो वर्ण कौन कौन से हो गए हमारे? वो वर्ण है अंक और अह हो गए। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? अच्छा, द्वितीय व्यंजन कहने का मतलब है कि ऐसा वर्ण जिसका प्रयोग दो बार हुआ है। तो इसमें से कौन सा दोस्तों? ये लौ शब्द है जो हमारा, इसमें लौ शब्द का जो प्रयोग है वो दो बार हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हमारा द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो दिल्ली है। फिर देखिए, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, जो हमारी ये सौ सौ ह, आप जो जिसको आप सौ 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 ह कहते हैं, उसी को तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह भी कहा जाता है। अच्छा, कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो दोस्तों जो संघर्षी व्यंजन होते हैं हमारे, कहीं कहीं पर आप लोगों ने देखा होगा ऊष्म संघर्षी व्यंजनों के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जो हमारे तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स होते हैं, इनको संघर्षी व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। ये इससे पहले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? अच्छा, नवीन विकसित ध्वनियों की बात करेंगे, उह ऊ आपने देखा होगा, ए और औ आपने देखा है, उसके बाद तालव्य स और दंत स, ये दोनों इसमें हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है, तो दोस्तों जो इसमें आगत ध्वनियों की या फिर नवीन विकसित ध्वनियों की बात कर रहा है, तो हमारे क और ख से संबंधित। अच्छा, ये कौन सी ध्वनियाँ हैं? ये अरबी और फारसी से संबंधित ध्वनियाँ हैं। कैसे हैं आप लोग इसका पहचान करेंगे? आप लोग देखिए, जो ये क है दोस्तों, क के नीचे पर एक तल बिंदु लगा हुआ है। वैसे अगर ख लिखा है तो ख के नीचे पे भी क्या लगा है? तल बिंदु यहाँ पे लगा हुआ है। इसी कारण ये क्या है, हमारे अरबी और फारसी ध्वनियों से विकसित हैं, इसीलिए इनको नवीन विकसित ध्वनियाँ कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? अच्छा, घोष वर्ण कहने का मतलब है, अच्छा सघोष और अघोष से बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, इसमें सघोष और अघोषों में अगर बात करेंगे तो कौन सा वर्ण इसमें से सघोष है और कौन सा वर्ण इसमें से अघोष है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, जो इसमें हमारा म वर्ण है ये हमारा घोष होगा। अच्छा, कैसे होगा? अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा प फ ब भ म होता है। अच्छा, ये क्या होता है हमारा? प फ ब भ म है, तो म जो शब्द होगा दोस्तों हमारा, वो कौन सा वर्ण होगा? हमारा घोष वर्ण होने वाला है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा अमानक वर्ण है? अच्छा, अमानक वर्ण है दोस्तों, इसमें सभी लगभग मानक वर्ण है। इस पर जो एक भ दोस्तों ऐसे बना रहता है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसका ऐसे आकार का एक भ बनाया गया जाता है, यानी कि जो ये भ है इस पे से ऐसे एक पीछे से उसके नीचे को आकार दिया रहता है, जिसको एक अमानक वर्ण है करके पूछा जाता है। इस पर वो आकार बन नहीं पाया है। तो दोस्तों जो इसमें अमानक वर्ण होगा वो एक भ के टाइप में था। इसमें जितने भी वर्ण अभी हैं वो लगभग सभी मानक ही वर्ण होंगे। फिर देखिए, ये क्रॉना होके क के नीचे तल बिंदु वाले शब्द हैं, जैसे कि अगर ऐसे मान के चलें, क, ग, ज और फ। अच्छा, ये कह रहे हैं ध्वनियाँ किसकी हैं? मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन में और बनाया था, जो क, ग, ज, फ यानी कि जिसके नीचे हमारे तल बिंदु लगे हुए हैं, वो ध्वनियाँ किसकी होती हैं? हमारी अरबी फारसी शब्दों से मिलकर बनी हुई ध्वनियाँ होती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अरबी फारसी ध्वनि होगा। फिर देखिए, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों हिंदी में जो मूलतः वर्णों की संख्या की अगर बात करेंगे तो दोस्तों इसमें कितनी संख्या होती है? हमारी 52 इनकी संख्या होती है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अक्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? अच्छा, जो अक्ष ध्वनि है दोस्तों हमारे, वो किसके अंतर्गत आती है? अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारे कौन से होते हैं? ये हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा य, र, ल, व देखे होंगे, इनको अंतस्थ कहा जाता है।
तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व मैंने आपको बता दिया है। और ह, ये जो वर्ण है ये हमारे संघर्षी या फिर इनको ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अगर अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र की बात करेंगे तो ये संयुक्त व्यंजनों के अंदर इनका वर्णन किया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हिंदी शब्दकोश में अक्षों का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ये क्वेश्चन लगभग इतनी बार पूछा गया, खासकर उत्तराखंड के एग्जामों में ये क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट करा गया है कि अक्षों का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो दोस्तों जो हमारा क है, क के बाद किसका क्रम आता है, हमारा अक्षों का क्रम आता है। अच्छा, ये जो अक्ष है इसका जो प्रयोग है वो किस तरीके से किया जाता है, तो दोस्तों ये क हलंत जो ये वाला पेट कटा सा होता है हमारा, यानी कि मूर्धन्य सा होता है, इन दोनों को ही मिलाकर हमारा क्या बनता है, अक्षौ बनता है। इसीलिए जो अक्षौ का क्रम है वो किस वर्ण के बाद आता है इसीलिए कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो क्रम है वो किसके बाद आता है, हमारा क के बाद आता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, जो हमारा ज्ञ है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है। ऐसे क्वेश्चन लगभग कन्फ्यूजन करने वाले होते हैं, अधिकतर ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अच्छा देखिए, पहला इसने क्या दे रखा है, जो धनी यों दे रखा है, तो अधिकतर बच्चे उसको देखते ही उस पर आंसर कर देते हैं। कभी भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, जब भी अगर अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र की बात करेगा तो जो भी हमारे वर्ण उनसे मिलकर बनने वाले हैं, चाहे वो जौ प्लस यों से मिलकर हमारा ज्ञ बनने वाला है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा जो पहला वर्ण होगा उस पर हलंत लगता है, यानी कि जौ पर क्या हमारा लगेगा, हमारा हलंत लगेगा। उसके बाद फिर क्या लगेगा, प्लस यों के साथ मिलकर क्या बनाएगा, हमारा ज्यों वर्ण बनाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, जौ धन यों, यानी कि जौ हलंत धन यों से मिलकर क्या बनता है, हमारा ज्यों बनता है। फिर देखिए अघोष वर्ण कौन सा है। अच्छा, अघोष वर्ण की बात कर रहा है, निम्न में से अघोष वर्ण कौन है, तो दोस्तों जो हमारा सौ है, ये जो हमारा यानी कि तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, ये तीनों ही हमारे अघोष होते हैं। लेकिन अगर ह की बात करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, सघोष महाप्राण होता है। ये क्या होता है, हमारे अघोष अल्पप्राण होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, हमारा ह सघोष महाप्राण होता है। कभी भी आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। अच्छा, मैंने कहा था क वर्ग यानी कि क, ख, ग, घ, ङ, जो हमारी ये 5 वर्ण है इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो कहाँ होगा दोस्तों, हमारा कंठ ही होगा। मैंने KTM 2 करके भी आपको ट्रिक के बारे में बताया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। अच्छा, संयुक्त व्यंजनों के बारे में मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो इसमें से कौन सा है दोस्तों, तो इसमें से जो ज्ञ है ये हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, त, द और न, ये तीनों ही जो वर्ण हैं हमारे, ये हमारे दंत व्यंजन। अच्छा, आप लोग इसका प्रयोग करेंगे तो प्रयोग के आधार पर ये ज़्यादा समझ में आता है। अगर आप त बोल रहे हैं तो जो आपकी जीभ है वो आपके दांतों को स्पर्श कर रही होती है, चाहे आप न बोलें या द बोलें, जो आपकी जीभ है वो आपके दांतों को स्पर्श कर रही होती है। तो इसके आधार पर हम इसकी पहचान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो हम ट बोलते हैं तो जीभ ऊपर को मुड़ के नीचे की ओर को जीभ को पटक रही होती है, यानी कि ऊपर को मुड़कर नीचे की जीभ को नीचे की ओर जीभ का लुढ़क कर पटकने की स्थिति को ही हमारा मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। तो जो इसमें दोस्तों हमारा उच्चारण की दृष्टि से दंत व्यंजन नहीं होगा तो वो हमारा ट वर्ग है। मैंने कहा आपसे आप लोगों से जो ट वर्ग है उसका जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा से होता है। फिर देखिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, जिन शब्दों के अंत में अ आता है तो उन शब्दों को क्या कहा जाता है, हमारा अकारांत शब्द कहा जाता है। अच्छा, अ कैसे आएगा उस चीज़ की बात करेंगे। तो अ लास्ट में आने की बात है। अगर अकारांत त, देखो अगर इसी चीज़ को लेके बोलूँ मैं, अगर अकारांत कोई शब्द है तो अंत, अगर आप बात करेंगे, चलो ठीक है अंत को देख लेते हैं, तो अंत के लास्ट में क्या आ जा रहा है, त, त यानी कि अ फील कर रहे हैं हम उसको ना, त को अगर हम त अंत त, तो त को हमारा किस किस रूप में देखा जाता है, अ के रूप में जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिन शब्दों के अंत में क्या आएगा, त आएगा, उन्हें या त या फिर अ आएगा, उन्हें क्या कहा जाता है, हमारा अकारांत शब्द कहा जाता है। यानी कि जिन वर्णों के या फिर जिन शब्दों के अंत में अ वर्ण आ रहा होता है उन्हें अकारांत शब्द कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा अकारांत हो जाएगा। फिर बात करेंगे अक्ष वर्ण किसके योग से बना है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था, जो अक्ष वर्ण है वो क हलंत पेट कटा सौ, यानी कि जिसको हम मूर्धन्य सौ कहते हैं, इन दोनों के ही मेल से कौन बनता है, हमारा अक्ष वर्ण बनता है। फिर बात करेंगे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों जो हिंदी वर्णमाला है उसमें अगर स्वरों की संख्या की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें 13 स्वर होते हैं।
अच्छा, उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? 10 होते हैं। अगर वर्णमाला, अगर स्वरों में वर्णों की कुल संख्या की बात करेंगे तो ये कितने होते हैं दोस्तों? हमारे 13 वर्ण ही हमारे वहाँ पर होते हैं। अगर उच्चारण की दृष्टि से कहेंगे तो इसमें री, अंक और अ तीनों कट जाते हैं, तो हमारे 10 क्या होते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन से स्वर नहीं है? तो दोस्तों आप लोगों को इसमें साफ नज़र आ रहा होगा, अ, उ और ए तीनों ही स्वर हैं। जो य है हमारा, ये पंचमाक्षर वर्ण है जो हमारा व्यंजनों के अंदर आता है, तो ये हमारा इसमें क्या है? स्वर नहीं है। फिर देखिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है, यानी कि ट वर्ग के अंतर्गत कौन सा वर्ड नहीं आता है? तो देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा जो ट, ठ, ड, ढ, अब इसमें देखिए दोस्तों, नहीं है करा, यानी कि ट वर्ग नहीं है, कहने का मतलब ठ इसका आंसर सही है, अण इसका आंसर सही है, लेकिन इसके दो आंसर इसमें गलत है। जो हमारा घ है और हमारा जो द है, द हमारा कौन सा आता है? दंत व्यंजन आता है। अगर घ की बात करेंगे तो ये कहाँ से निकलता है? हमारा कंठ से निकलता है। तो आप लोगों को जैसे ही वर्ण को देखेंगे तो वर्ण को देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो ये वर्ण है ये गलत है, यानी कि इसमें दो गलत थे। एक तो हमारा द जो दंत से निकलता है, दूसरा हमारा घ था जो हमारा कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलता है। उसके बाद देखिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। अच्छा, जो हिंदी वर्णमाला है दोस्तों, इसमें जो व्यंजनों की संख्या है वो कितनी है? हमारी 33 है। अच्छा, 33 प्लस 2 कहीं कहीं पे 35 दे रहता है, तो 35 किस आधार पर होगा उस पर बात करते हैं। दोस्तों 35 तब होगा जिस समय क्या होगा हमारे, जहाँ पर हमारे एक ड और ढ, इन दो वर्णों को जहाँ पे जोड़ा जाता है। अच्छा, डॉ ढ तो पहले से उसमें होते हैं, कई अधिकतर बच्चे भी ऐसा भी कहते हैं कि डॉ ढ पहले से उसमें होता है, लेकिन मैं आपको जानकारी के हिसाब से बता देता हूँ। जो ये डॉ ढ होता है, इनके नीचे पे दोस्तों ये बिंदा लगा होता है, इसको ही क्या कहा जाता है? इन वर्णों को इसलिए उच्छिप्त व्यंजन या फिर दुगुण व्यंजन कहा जाता है। निम्न में से उच्छिप्त व्यंजन या फिर दुगुण व्यंजन कौन सा है? ये क्वेश्चन इससे पहले पूछे गए हैं। आप लोग डॉ और ढ को भी उच्छिप्त या फिर दुगुण व्यंजन ही समझ लेते हैं, तो ये नहीं समझना है, क्योंकि जिस जिस बिंदु जो हमारे ड और ढ होंगे, अगर उनके नीचे तल बिंदु लगा हुआ है तभी जाके आपको उच्छिप्त या दुगुण व्यंजन में उसको सही करना है। अदरवाइज आप लोगों को अगर ड ढ अगर सिंपली लिखा हुआ है तो ये आपके उच्छिप्त व्यंजन नहीं है। इन दोनों को ही जोड़ के 33 प्लस 2 कितने हो जाते हैं? ये 35 हो जाते हैं। लेकिन अगर वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है अगर पूछा जाता है तो हमारे कितने हो जाएंगे? 33 वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है? अच्छा, पश्य स्वर कहने का मतलब है कि जो बाद में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, इसमें से पश्य स्वर आप लोगों को साफ से नज़र आ रहा होगा, जो ज है, इ और ढ है। अच्छा, ई तो पहले यूज होता है, अगर ई की बात करेंगे तो फिर उसके बाद कह सकते थे। दोस्तों में जो पश्य स्वर कहा जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसमें आ हो जाएगा। आ इसमें क्या है? हमारा पश्य स्वर है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? अच्छा, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले अयोगवाह कौन से होते हैं। मैंने दो अयोगवाह बताए थे, एक अनुस्वार बताया था, दूसरा विसर्ग बताया था। तो दोस्तों इसमें से अभी जो आंसर रहने वाला है अयोगवाह का, वो हमारा क्या है? विसर्ग इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर देखिए उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। अच्छा, छ, चौ, छ, चौ, छ, जौ, झ, य। मैंने कहा था क, चौ, तो छ किस में आया? चौ वर्ग में आया, तो कहाँ से निकलेगा? तालव्य से निकलेगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आप लोगों को देखा होगा अक्षत, र, ज्ञ, ये तीनों ही हमारे संयुक्त हैं, लेकिन जो हमारा कौन सा है मूर्धन्य श है, ये हमारा कौन सा व्यंजन हो जाएगा? एक संघर्षी व्यंजन है। फिर बात करेंगे तालव्य व्यंजन हैं। तो दोस्तों तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आपको, चौ, छ, जौ, झ और य, ये हमारे कौन से हो जाएंगे? तालव्य व्यंजन हो जाएंगे। फिर बात करेंगे य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी य, र, ल, व है ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है, यानी कि इनको बोलने में पता नहीं चलता है, मुंह आकार खुद ज़्यादा खुलता नहीं है, य, र, ल, व, तो इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। फिर देखिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अनुनासिक का संबंध होता है। अच्छा, अनुनासिक का संबंध किससे होता है वो बात कर रहा है। तो देखिए किससे संबंध होता है? नाक और मुंह दोनों से होता है। अच्छा, अनुनासिक का मतलब क्या है? नाक और मुंह दोनों से, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से ही क्या निकलती हो? हवा निकल रही है या फिर दोनों से ही उनका प्रयोग किया जा रहा है, तो उसी को क्या कहा जाता है? हमारा अनुनासिक व्यंजन या फिर क्या कहेगा? अनुनासिक वर्ण कहा जाएगा। फिर बात करेंगे अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, जो हमारे वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं उनको अनुनासिक व्यंजन में फिर नासिक के व्यंजन उनको कहा जाता है। फिर बात करेंगे हम हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है।
दोस्तों देखिए, जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है हमारी? 11 होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछा जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कहेगा तो आपको 11 पे टिक करना है। अगर आपको कहेगा उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या तो इसका 10 आंसर होता है। अगर कहेगा लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या तो उस समय आपका आंसर 13 हो जाने वाला है। तो ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। अगर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कहेगा तो 11 को आपने टिक करना है। अगर उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कहेगा तो आपने 10 को टिक करना है, और लेखन के आधार पर कहेगा तो आपने 13 यहाँ पर टिक करना है। फिर देखिए, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। अच्छा, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण इसमें से कौन सा है? अच्छा, कंठ ओष्ठ, यानी कि कंठ और ओष्ठ दोनों की बात कर रहा है। अब इसमें कंठोष्ठ का मतलब कहने का मतलब ये आप लोग ये मत समझिएगा कि सिर्फ कंठ कह रहा है और क को आप लोग यहाँ पे टिक नहीं लगाएंगे। इसमें कंठोष्ठ ध्वनि की बात कर रहा है, तो कंठ और ओष्ठ से मिलकर कौन सी ध्वनि निकलती है? तो दोस्तों जो हमारी ओ ध्वनि है, ओ ध्वनि हमारे कंठ और ओष्ठ से निकलकर बनी हुई है, इसीलिए इसको कंठोष्ठ कहा गया है। तो औ सॉरी ओ क्या नाम है इसको, औ औ को कंठोष्ठ ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों जो भाषा निर्माण की सही जो इकाई है उसका जो सही अनुक्रम है हमारा, वो ध्वनि शब्द पद और वाक्य है। अच्छा, ध्वनि शब्द पद और वाक्य, ये हमारा डी ऑप्शन है, ये सही है। सबसे पहले क्या बनती है? ध्वनि बनती है। ध्वनि ये वर्ण बनता है, उससे उन वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, शब्द से मिलकर पद बनता है, पद से फिर वाक्य बनेगा। अगर बात करेंगे सबसे पहले तो फिर उसके बाद क्या क्या बनते हैं आपको मैं उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे ध्वनि या वर्ण बनता है, उसके बाद हमारा शब्द बनता है, फिर हमारा पद बनता है, पद के बाद पदबंध बनता है, फिर उसके बाद वाक्य बनता है, फिर वाक्यांश बनता है। तो देखिए, इसमें जो हमारा सही आंसर है वो हमारा ध्वनि शब्द पद और वाक्य है। फिर देखिए, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से उच्चारण के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवीर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा निकलता है हमारा? आप लोगों ने देखा होगा सही जो इसका है, उसके बाद में बात करेंगे। तो इस दोस्तों देखिए, कंठ सबसे पहले, इसमें कंध हो गया है ये। सबसे पहले हमारा कंठ हो गया, कंठ के बाद फिर हमारा तालव्य, फिर उसके बाद हमारा वत्स यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं, फिर उसके बाद दंत, फिर ओष्ठ हो गया। यानी कि हमारा कौन से हो गए? पहला हमारा कंठ हो गया, कंठ के बाद हमारा दूसरा तालु हो गया, तालु के बाद हमारा तीसरा कौन सा हो गया? मूर्धा हो गया, मूर्धा के बाद हमारा कौन सा हो गया? दंत हो गया, लास्ट हमारा कौन सा हो गया? ओष्ठ हो गया। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। KTM 2 मैंने आपको इसकी ट्रिक बता दी है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? तो दोस्तों जो लौ है हमारी वो पार्श्विक ध्वनि है। अच्छा, लुंठित ध्वनि के बारे में भी पूछा जाता है, निम्न में से लुंठित ध्वनि कौन सी है? तो जो लौ है दोस्तों हमारा, इसको लुंठित व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अगर पार्श्विक व्यंजन के बारे में आपको पूछा जाएगा तो उसका आंसर हमारा लौ हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो दोस्तों देखिए, अघोष ध्वनि की बात कर रहा है, तो अघोष कौन सा होगा इसमें से, उसकी बात करते हैं। अच्छा, गौ और घौ, अच्छा एक सघोष आ गया है, एक अघोष आ गया है। अगर बात करेंगे डौ और ढौ, तो तीसरा चौथा वर्ण है, ये भी हमारा नहीं हो पाएगा। दौ और धौ की बात करेंगे, भी तीसरा चौथा वर्ण है। अगर पौ फौ की बात करेंगे तो दोनों अघोष हैं, एक अघोष अल्प प्राण है, एक अघोष महाप्राण है, लेकिन इसमें सिर्फ अघोष ध्वनि के बारे में कहा गया है, तो प और फ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने लगभग ये 42 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया जो हमारे वर्णमाला चैप्टर से संबंधित थे। लगभग इसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इससे पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी इन क्वेश्चनों के पूछे जाने के लगभग चांसेस हैं। तो यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ दोस्तों पसंद आई हुई हो तो हम लोग इसी तरीके से जो क्वेश्चन वाइज वाली सीरीज है, जो MCQ सीरीज है, उसको चलाने का प्रयास करेंगे। यदि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।